नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर बबीता जैन। आज के वीडियो में हम जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाते हुए उसके शेष विचारों की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यह देख ही लिया था कि लॉक के द्वारा मानव स्वभाव का किस प्रकार का वर्णन किया गया है, क्यों प्राकृतिक अवस्था से मनुष्य बाहर निकलना चाहते हैं, कैसे एक राजनीतिक समाज की स्थापना होती है और किस प्रकार से यह राजनीतिक समाज अपने लिए एक सरकार की रचना करता है। आज हम देखेंगे कि जिस समाज का निर्माण लोगों के द्वारा किया जाता है, उस सरकार के ऊपर लॉक कौन से सीमाएं लगाता है, क्योंकि लॉक के समझौता सिद्धांत के द्वारा जिस सरकार की रचना होती है वह निरंकुश नहीं है, उस पर बहुत सारी मर्यादाएं लगी हुई हैं, उसे बहुत सारी सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है। लॉक के द्वारा जो सबसे प्रथम सीमा है वह उसके निर्माण में ही विद्यमान है, क्योंकि जो समझौता जनता शेष समुदाय के साथ व्यक्ति करते हैं, उस प्रारंभिक समझौते के पश्चात एक राजनीतिक समाज या राज्य की स्थापना हो जाती है। इस राजनीतिक समाज की स्थापना के बाद अपने ऊपर शासन करने के लिए या अपनी कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए जनता एक निकाय की स्थापना करती है, एक शासनकर्ता निकाय की स्थापना करती है। और लॉक उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वो है न्यास। यदि न्यास की अवधारणा को समझें तो न्यास का अर्थ होता है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समुदाय के द्वारा अपने कार्य के लिए अपने कुछ कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना। ये कार्यकारी जो अधिकारी होते हैं, ये निश्चित रूप से ही उस समुदाय की इच्छाओं के अनुसार ही कार्य करेंगे। तो यहाँ पर लॉक सरकार के रूप में एक न्यास का गठन करता है और इस न्यास का जो कार्य है वो जनता की भलाई के लिए विभिन्न कार्यों को करना है। क्योंकि सरकार जनता की भलाई के लिए स्थापित की गई है, इसलिए यदि ऐसी सरकार जन कल्याण के लिए यदि कार्य नहीं करती तो उसकी अवहेलना करने पर उसे हटाया जा सकता है। इस प्रकार से न्यास के रूप में सरकार का बनाया जाना यह सरकार पर सबसे बड़ी मर्यादा है। दूसरा, सरकार के 3 अंग होते हैं और व्यवस्थापिका की सर्वोच्च शक्ति के अंतर्गत ही अन्य 2 अंग कार्यपालिका और न्यायपालिका कार्य करते हैं। इस प्रकार से सरकार के तीनों अंगों में से 2 अंगों को व्यवस्थापिका के अधीन कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये दोनों अंग व्यवस्थापिका की शक्ति से मर्यादित हो जाते हैं और स्वयं व्यवस्थापिका जनता की शक्ति से मर्यादित है, क्योंकि जनता के पास ये अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका को बदल सके। इस प्रकार जनता सरकार के तीनों अंगों पर अपना नियंत्रण रखती है। तीसरी सीमा यह है कि जिस सरकार की स्थापना होती है उसके प्रति समाज का कोई भी कर्तव्य नहीं होता। समाज के तो केवल अधिकार हैं, जो भी कर्तव्य हैं वे सब सरकार के ही हैं, वे एक पक्षीय हैं और सरकार ही समाज के प्रति दायित्ववान होती है। इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि हॉब्स के समझौता सिद्धांत में जहाँ सरकार का कोई भी कर्तव्य नहीं है, वरन लॉक के समझौता सिद्धांत में सभी कर्तव्य सरकार के हैं, समाज का कोई कर्तव्य नहीं है। लॉक सरकार के कुछ प्रमुख कार्यों की चर्चा भी करता है और वो ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार मूलतः 3 प्रकार के कार्य करती है और ये वही कार्य हैं जो प्राकृतिक अवस्था में
मनुष्य स्वयं करता था, किंतु अलग अलग व्यक्ति उन कार्यों को अपने अपने हिसाब से करते थे। इसलिए प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो गई और उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार की स्थापना, राज्य की स्थापना की गई। तो ये जो 3 प्रमुख कार्य हैं, उनमें पहला कार्य है प्राकृतिक कानून की सर्वमान्य व्याख्या करना, जिसके द्वारा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मूल अधिकार सुनिश्चित किए जा सकें। ये कार्य सरकार की व्यवस्थापिका शाखा के द्वारा किए जाते हैं, अर्थात प्राकृतिक कानून के प्रकाश में मानव समुदाय के लिए कानून बनाना। दूसरा कार्य है उस निष्पक्ष शक्ति की स्थापना करना जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन नहीं करने वाले व्यक्तियों को दंडित कर सके। इसलिए यह न्याय का कार्य है और इस कार्य को करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया जाता है। सरकार का तीसरा प्रमुख कार्य है शांति और व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की संपत्ति की रक्षा करना, लोगों के द्वारा की गई बीच संधियों को बनाए रखना, युद्ध की घोषणा करना, नागरिकों के विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की रक्षा करना, और यह कार्य कार्यपालिका शाखा द्वारा किया जाता है। लॉक यह बताता है कि क्योंकि इन तीनों प्रकार के कार्यों की प्रकृति अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग गुणों के व्यक्तियों को ही इन कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार से लॉक उस सिद्धांत के विरोध में अपनी बात रखता है कि सभी प्रकार के कार्य एक ही व्यक्ति को करने चाहिए। इस प्रकार से वह निरंकुश राजतंत्र का यहाँ पूरी तरह से विरोध करता है और सरकार के कार्यों में शक्ति पृथक्करण की मांग करता है। लॉक का यह मानना है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पूरी तरह से पृथक होना चाहिए, क्योंकि यह उचित नहीं होता कि जो लोग कानून बनाते हैं वे ही अपने अनुसार कानूनों का पालन करवा लें। इसलिए व्यवस्थापिका का न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण अत्यंत आवश्यक है, जबकि लॉक कुछ विशेष परिस्थिति में यह स्वीकार कर लेता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य यद्यपि पृथक ना हो तो भी चलेगा, किंतु व्यवस्थापिका का पृथक्करण होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से प्रारंभिक रूप से लॉक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उद्घाटन करता है, किंतु वह व्यवस्थापिका का तो पृथक्करण कर देता है, किंतु कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के पृथक्करण पर इतना बल प्रदान नहीं करता। इसीलिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्ण विकसित रूप में लॉक के सिद्धांत में नहीं पाया जाता। यदि हम सरकार के रूप की चर्चा करें तो जनता व्यवस्थापिका शक्ति अर्थात कानून बनाने की शक्ति अपने पास रखती है तो वह जनतंत्र है। इसका अर्थ यह है कि यदि जनता कानून की व्याख्या सामूहिक रूप से स्वयं ही करती है और इसके लिए वह निरंतर व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है तो इस व्यवस्था को जनतंत्र कहा जाएगा। किंतु यदि सरकार कानून निर्माण का कार्य एक छोटे से वर्ग को सौंप देती है और उस वर्ग के उत्तराधिकारी आगे से आगे कानून बनाने का कार्य यदि करते रहते हैं तो यह वर्गतंत्र का उदाहरण है या कुलीन तंत्र इसको कहा जा सकता है। और यदि कानून निर्माण का कार्य किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह राजतंत्र कहलाता है। लॉक के अनुसार जनतंत्र में जनता की इच्छा का सर्वाधिक पालन होता है, किंतु वह फिर भी
गणतंत्र को स्वीकार नहीं करता। और इसका कारण यह है कि लॉक ने इंग्लैंड में गणतंत्र का जो स्वरूप देखा था, उसके कारण वह गणतंत्र को स्वीकार नहीं करता। सन 1649 से लेकर 1660 के बीच में इंग्लैंड में जो गणतंत्र का प्रयोग हुआ था वह पूरी तरह से असफल हो गया था, और लॉक इसीलिए उस गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण अंततः अव्यवस्था फैल सकती है। और इसीलिए वह श्रेष्ठ शासन के रूप में संवैधानिक राजतंत्र को ही सरकार का सर्वोत्तम रूप बताता है। यह भी इंग्लैंड की तत्कालीन परिस्थितियों के अवलोकन का ही परिणाम है, क्योंकि 1688 की रक्तहीन क्रांति के पश्चात विलियम और मैरी के संयुक्त रूप से राजा बन जाने के बाद में इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, और लॉक उस संवैधानिक राजतंत्र को स्थापित करवाने वाले लॉर्ड एशले का निकट का सहयोगी था। इसलिए वह सैद्धांतिक रूप से अपने ग्रंथ में संवैधानिक राजतंत्र को ही सरकार का सर्वोत्तम रूप मानता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लॉक सरकार के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका निकाय को ही सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम या सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों अंगों को वो व्यवस्थापिका के अधीन कर देता है। और इस प्रकार से वह संसदात्मक शासन का भी प्रमुख प्रवक्ता बन जाता है, जो कि इंग्लैंड में स्थापित हो चुकी थी। लॉक के इस संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि लॉक एक प्रमुख व्यक्तिवादी था। लॉक का व्यक्तिवाद उसके राजनीतिक दर्शन के सभी पक्षों में प्रमुखता के साथ उभरता है। जब वह प्राकृतिक अवस्था की चर्चा करता है तो प्राकृतिक अवस्था में जो विभिन्न प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग मनुष्य करता है वह उसके व्यक्तिवाद का ही परिचायक है। सामाजिक समझौता करते हुए भी व्यक्ति अपने कुछ अधिकार अपने पास रखता है, और यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह समझौते का हिस्सा बने या नहीं बने। इस प्रकार यहाँ भी वह व्यक्ति की अस्मिता को सुरक्षित रखता है। फिर चाहे न्यास के रूप में सरकार की स्थापना हो और सरकार के द्वारा जनकल्याण के अनुसार शासन न करने पर राज्य क्रांति की संभावना हो, इन सभी के केंद्र में उसका व्यक्ति का महत्व झलकता है। लॉक का यह स्वीकार करना कि मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार हैं वे जन्म के साथ उसे मिलते हैं, और इस प्रकार राज्य के उदय से पहले ही मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, उसके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, यह भी उसे एक व्यक्तिवादी बनाता है। राज्य की सदस्यता ग्रहण करना या नहीं करना यह भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और यहाँ पर लॉक यह समझाता है कि एक बार राज्य के बन जाने के बाद राज्य का कभी अंत नहीं होता, तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ जो कि स्वयं समझौते का हिस्सा नहीं थीं, वो क्यों राज्य की सदस्यता को स्वीकार करें। इस दुविधा का उत्तर देते हुए लॉक ये कहता है कि एक व्यक्ति जन्म के पश्चात राज्य की सेवाओं को ग्रहण करता है, किंतु जब वह वयस्क हो जाता है और वह समझने लगता है कि राज्य उसके लिए जो कार्य करता है वो उसे स्वीकार करने चाहिए या नहीं, इस समझ के उपरांत भी यदि चुपचाप मनुष्य राज्य की सेवाओं को प्राप्त करता रहता है और पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य की सेवाओं को प्राप्त करते रहते हैं, तो यह समझना चाहिए कि लोगों की सभी पीढ़ियों ने उस प्रारंभिक समझौते को स्वीकार कर लिया है। लॉक धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है, और हम फिर से याद कर लें कि वो ये कहता है कि मनुष्य के अज्ञान का क्षेत्र उसके ज्ञान के क्षेत्र से अनंत गुना बड़ा है, और इसीलिए
विभिन्न उपासना पद्धतियों का वह सम्मान करता है और मनुष्य के ईश्वर की उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है व्यक्ति को। किंतु यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यक्ति केंद्रित होते हुए भी वह व्यक्ति को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं मानता, वरन वह बहुमत के शासन को स्वीकार करता है, क्योंकि सर्वसम्मति हर समय राज्य के लिए प्राप्त करना संभव नहीं है। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है, विवेकशील प्राणी है, सभी मनुष्यों का एक राय हुआ संभव नहीं है। इसलिए वह बहुमत के शासन को स्वीकार करता है, जो कि अल्पमत में रहने वाले व्यक्तियों के मत का आदर नहीं करता। यह जो बहुमत के शासन का सिद्धांत है, यह उसके व्यक्तिवाद पर एक सीमा है। लॉक के समग्र राजनीतिक चिंतन का मूल्यांकन करने पर परस्पर विरोधाभासी विचार सामने आते हैं। हम देखते ही हैं कि एक ओर उसका अनुभववाद है, जब वह बताता है कि मनुष्य जन्म के समय कोरी स्लेट के समान होता है और वह जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है वह संसार को समझने के बाद इंद्रियों और बुद्धि के द्वारा करता है। किंतु दूसरी तरफ वह जन्मसिद्ध प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। जो मनुष्य जन्म के समय कोरी स्लेट के समान है, उसके इतने महत्वपूर्ण जन्मसिद्ध अधिकार कैसे हो सकते हैं? यह एक बड़ा विरोधाभास है। और दूसरा यह है कि एक और तो वह स्पष्ट रूप से व्यक्तिवाद का समर्थन करता है, किंतु दूसरी ओर समाज के सामूहिक स्वरूप को सर्वोच्च सत्ता प्रदान करता है। और सामाजिक समझौते के पश्चात समाज सामूहिक रूप में जब राज्य के रूप में बन जाता है, तब व्यक्ति की स्वार्थपूर्ण इच्छाएं इस सामूहिक सत्ता के अधीन हो जाती है। यह भी एक बड़ा विरोधाभास है। एक और विरोधाभास यह है कि एक तरफ तो वह निरपेक्ष प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है और दूसरी तरफ वह व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता की बात करता है। यदि व्यवस्थापिका सर्वोच्च है तो वो प्राकृतिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, और यदि प्राकृतिक अधिकार सर्वोच्च है तो व्यवस्थापिका कैसे सर्वोच्च हो सकती है। इस प्रकार से लॉक के दर्शन में अनेक विसंगतियां और अनेक विरोधाभास विद्यमान हैं। लॉक के द्वारा मानव स्वभाव की जो आदर्श व्याख्या की गई है कि मनुष्य पूरी तरह से एक विवेक संपन्न प्राणी है, वह शांति और सद्भाव और सामाजिकता की प्रवृत्तियों से युक्त है, यह एक आदर्श चित्रण है जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। वह प्राकृतिक अवस्था की जो चर्चा करता है वह भी एक पक्षीय है और वह भी व्यवहार के साथ, यथार्थ के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। इतनी अच्छी प्राकृतिक अवस्था यदि थी तो राज्य के निर्माण की बात केवल कुछ कठिनाइयों के कारण कैसे संभव हो गई, यह समझ से बाहर है। फिर प्राकृतिक अधिकारों की बात करना यह अपने आप में आजकल स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि आधुनिक सिद्धांत तो यही मानता है कि अधिकारों की उत्पत्ति ही राज्य के भीतर होती है। राज्य के परे और राज्य से पहले कोई अधिकार हो ही नहीं सकते। लॉक के सिद्धांत को मानने का अधिकार है, मानने का अर्थ है कि जनता को निरंतर क्रांति करने का लाइसेंस प्रदान कर देना और इस प्रकार से शासन में अस्थिरता उत्पन्न होना। यह आधुनिक राज्यों पर यदि लागू कर दिया जाए तो शांति और व्यवस्था के जिस उद्देश्य के लिए लॉक सरकार की स्थापना करता है, वो उद्देश्य ही प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। किंतु इतना सब होते हुए भी लॉक के राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जब हॉब्स के विचार प्रकाशित हुए तो हॉब्स को हर समय, हर स्थान पर, हर वर्ग के द्वारा भर्त्सना मिली, किंतु जब लॉक के राजनीतिक विचार प्रकाशित हुए तो लॉक का हर स्थान पर स्वागत किया गया। इंग्लैंड में विग्स के शासन को लॉक के विचारों से ही
औचित्य मिला था, क्योंकि जो विग पार्टी के समर्थक लोग थे वे धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे, वे राजा के संवैधानिक अधिकारों की चर्चा करते थे, राजा की अमर्यादित शक्ति का विरोध करते थे। और लॉक भी मर्यादित शासन की बात करके विग पार्टी के विचारों का ही समर्थन करता है। फ्रांस की राज्य क्रांति को संभव बनाने में लॉक का दर्शन एक निर्णायक दर्शन सिद्ध हुआ था। लुई 16वें और फ्रांस के जो निरंकुश अत्याचारी राजाओं के शासन का जो सैद्धांतिक आधार है वो लॉक के सिद्धांत के कारण वो हिल गया और फ्रांस के क्रांतिकारियों को लॉक के रूप में एक नया दर्शन मिला और उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो नारा लगाया वह लॉक के ही दर्शन का परिणाम था। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। लॉक की जो रचना थी टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट वो अमेरिका के राज्य क्रांतियों के लिए एक प्रकार की बाइबल के स्वरूप बन गई। जेफरसन पर तो यह आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने अमेरिका के स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र लिखा था वो लॉक के ग्रंथ की ही नकल थी। इस प्रकार से अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानी और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम लॉक के दर्शन का ऋणी है। लॉक ही वह व्यक्ति था, वो राजनीतिक चिंतक था जिसने जन इच्छा का इतने जोरदार शब्दों में पहली बार प्रतिपादन किया था। और लॉक ही वो प्रथम व्यक्ति था जिसने हॉब्स के निरंकुश शासन को पूरी तरह से अस्वीकार करके संवैधानिक शासन का व्याख्याता बन गया था और इस प्रकार आने वाले समय में रूसो की सामान्य इच्छा का एक पूर्व सूचक बन गया। इस प्रकार से राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लॉक के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यह सही है कि उसके चिंतन में हॉब्स के समान सुरुचिपूर्णता, संगतिपूर्णता और तर्कबद्धता नहीं थी, किंतु उसका दर्शन व्यवहार में जनता के लिए इतना महत्वपूर्ण था और राजा की शक्तियों को मर्यादित करने में इतना सहायक सिद्ध हुआ कि मानव जाति उसके लिए ऋणी रहेगी। धन्यवाद।